हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज़ जो क्लास 6 to 10 चलाई जा रही है, उसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 1 का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की पुस्तक का पहला पार्ट, विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन है, केरल के अधिकतर लोग क्या खाते हैं? तो चावल, मछली, सब्जी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विविधता के पहलू कौन से हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैर बराबरी का क्या मतलब होता है? अवसर का ना होना, जमीन का ना होना, पैसे से संसाधनों का ना होना, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से लोगों द्वारा नई जगह बसने के कारण बताए। सूखा और अकाल, काम की तलाश, युद्ध, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो वह संत थॉमस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्नता हमारे जीवन को क्या बनाती है? रोचक और समृद्ध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में किस ढंग की विविधता पाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? तो वह है जाति व्यवस्था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विविधता का रूप कौन सा नहीं है? तो वह है अमीर गरीब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख किस प्रकार का इलाका है? तो वह है पहाड़ी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? वह है केसर सागा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख किस राज्य में स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख की सीमा किससे मिलती है? तो वह मिलती है तिब्बत से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? तो वह पश्मीना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल में कौन सी फसल की खेती प्रचलित है? तो वह चावल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 700 साल पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मछली तलने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया जाता है? तो वह चीनी मिट्टी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? वह समुद्री मार्ग या समुद्री रास्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विविधता का क्या अर्थ होता है? तो उपरोक्त सभी। भिन्नता, अलग, अनेकता। विविधता को क्या कहते हैं? असमानता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एटलस को और क्या कह सकते हैं? तो वह मानचित्रों का समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा? तो वह तिब्बत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? तो वह दक्षिण पश्चिमी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? तो लौंग, काली मिर्च, इलायची, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है? विविधता को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है? वह विविधता या अनेकता को। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इसमें का और खा दोनों। पानी के जहाज, ऊंट या घोड़े। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पहले हुआ? 400 साल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की है? तो जाति प्रथा ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? वह पश्मीना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? तो वह पूर्वी हिस्से में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो वे बौद्ध व इस्लाम धर्म दोनों के।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? तो वो देश के पूरे भूगोल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? तो वह नाव प्रतियोगिता। अगले सवाल की ओर तो दोस्तों चलते हैं हम अगले चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पहला क्वेश्चन है, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो वह हिंदी भाषा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो क्या कहलाता है? रूढ़िवादी धारणा। अगले सवाल को कहते हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600 भाषाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? गांव में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? जाति व्यवस्था का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत कब आजाद हुआ? 1947। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वे कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत किस प्रकार का देश है? वह धर्मनिरपेक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित है? महार जाति से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के और काम के। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? दलित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दलित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करते? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बिठाना किस प्रकार का व्यवहार है? भेदभाव का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? 60%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया? अनुसूचित जाति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वे कौन से काम है जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण काम माना जाता है? तो सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया? तो वह बौद्ध धर्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समानता का क्या अर्थ है? तो इसमें समान अवसर, समान अधिकार, का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अपराध की तरह किसे देखा गया? अस्पृश्यता को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज की आजादी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा गया? धर्मनिरपेक्षता को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? खास जरूरतों वाले बच्चे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कहकर चुप करवाते थे? लड़के रोते नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? भेदभाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? वे लड़कियों को पढ़ाने की रुचि नहीं लेते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संविधान में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ये किस बात के संकेत है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? नकारात्मक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? उपरोक्त सभी। पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? दुखदायी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कौन सा कारक है? तो इसमें का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुसलमान लड़कियों का स्कूल में गैर हाजिर होने का मूल कारण गरीबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पुस्तक के तीसरे चैप्टर पे, सरकार क्या है। पहला सवाल है, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सरकार।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सरकार के कार्यों के नाम बताओ, तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, तो 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है, तो राज्य स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार का कौन सा स्तर है, राष्ट्रीय स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीजों की जरूरत होती है, लाइसेंस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है, वोटों के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, राजतंत्रीय सरकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता कौन करता है, वह सरकार। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था, 1928 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला, 1928 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है, तो वह है दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोक न्याय के लिए कहाँ जाते हैं, तो न्यायालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, दूसरा और तीसरा दोनों। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति और लोगों का शासन। लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, दूसरा और तीसरा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सरकार किन पीड़ितों की सहायता करती है, तो वे उपरोक्त सभी तरीकों से। भारत में जो सरकार के अंग कौन से हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे हुए क्या स्तर कहलाता है, राज्य स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय स्तर। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है, कानून। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वह वोट दे सकता है, डैश। ये कथन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है, महिला मताधिकार से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सफ्रेज का क्या अर्थ होता है, वोट देने का अधिकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मतदाता केवल एक वोट दे सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उंगली पर स्याही लगाना। झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है, वह न्यायपालिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है, तो इसमें उपरोक्त सभी, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रीय सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किनसे प्राप्त होता है, लोगों से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत की सरकार का स्वरूप कैसा होता है, लोकतंत्रीय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किनके विषय हैं, तो राष्ट्रीय सरकार के। प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, पंचायती राज। पहला सवाल, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गांव पर शासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं, पंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, 5 वर्ष के बाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर हैं, 3।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है? सचिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत जिसके प्रति जवाबदेह है वह ग्राम सभा के प्रति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्रामों में ग्राम पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ग्राम सचिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? सरकार के द्वारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम सचिव के क्या कार्य हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पाठ के अनुसार हरदास गांव की औरतों को पानी लेने के लिए किस नदी पर जाना पड़ता था? सुरु। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पाठ के अनुसार हरदास गांव से सुरु नदी कितने किलोमीटर थी? तो 3 किलोमीटर थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, उसे क्या कहते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पंचायती समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? जिला परिषद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है? तो जिले के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन उपस्थित था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करते हैं? राज्य सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पानी के संरक्षण की विधि कौन सी है? चेक डैम बनवाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? जिला परिषद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, गांव का प्रशासन। पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को गिरफ्तार करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं? पुलिस थाने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? अपने क्षेत्र के थाने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? तहसीलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जरीब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थानेदार के अनुसार घटना की जांच पड़ताल कौन सा अधिकारी करता है? तो वह होता है हवलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नया हिंदू अधिनियम कब बना था? 2005 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तहसीलदार का क्या काम होता है? जाति प्रमाण पत्र जारी करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वे अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कहलाता है तहसीलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? कृषि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक जिले के सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? वह जिला अधिकारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पटवारी के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में किसे बराबर के हिस्से मिलता है? इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? तो वे तहसीलदार के दफ्तर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किन मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सरकार के राजस्व विभाग को क्या कार्य होता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, राशन कार्ड कहाँ बनाया जाता है? तहसीलदार के दफ्तर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से गांव में दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? थानेदार।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी होती है? तहसील। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर का हिस्सा किसको मिलता है? तो उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, नगर प्रशासन। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में। अगले सवाल को देखते हैं। बड़े बड़े नगरों में जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहते हैं? नगर निगम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? नगर निगम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन कौन सा काम करता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ नगर निगम की आय का साधन क्या होता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? कमिश्नर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला? 1994 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांव व शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहर की विशेषता क्या होती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? नगर निगम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? वोटों द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जब निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं निजीकरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लेग कैसे फैलता है? हवा द्वारा। अगले सवाल की ओर। प्लेग के कारण कितने लोग सूरत शहर को छोड़कर चले गए? 3 लाख से अधिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज भारत का सबसे साफ शहर कौन सा? चंडीगढ़। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत कौन से स्थान पर है? दूसरे पे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संस्था को। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मलेरिया के सुझाव के लिए शहर में किसने बोर्ड लगवाए? नगर निगम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगर पालिका कहाँ प्रशासन करती है? छोटे कस्बों में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अस्पताल या पार्क बनाने का फैसला कौन लेता है? नगर निगम पार्षद। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ है? वार्ड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं? पार्षद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरत कैसा शहर है? गंदा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज की तारीख में शहर साफ शहर में दूसरा स्थान किसका है? सूरत। अगले सवाल की ओर। नगर निगम के लिए कितनी आबादी होती है? 3 लाख से अधिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई? 74वें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर या चेयरमैन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस पाठ में बम्बई शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सिनेमा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया था? 1994 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित बनाया गया था? तो फरीदाबाद में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले चैप्टर, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहला सवाल है। कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गांव के लोग किस पर निर्भर थे? कृषि पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खेत में मजदूरों को कौन कौन से काम करने पड़ते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गांव के लोग खेती करने के लिए किस चीज पर निर्भर थे? वर्षा पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता था? तो कृषि के। अगले सवाल पर चलते हैं। किन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तमिलनाडु कहाँ स्थित है? समुद्री तट पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मध्य भारत में लोग खेती के अलावा किन कार्यों से आजीविका कमाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समुद्री तटीय इलाकों में ग्रामीण प्रमुख रूप से क्या कार्य करता था? समुद्र से मछली पकड़ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मछली पकड़ने वाले को क्या कहा जाता? मछुआरा।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहा जाता है? कैंटामरेन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिजामी क्या है? तो यहां बता दिया गांव। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस गांव में कौन से समुदाय के लोग रहते थे? चखेसंग। अगले सवाल के चलते। चिरजामी गांव के लोग क्या काम करते थे? खेती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिरजामी गांव के खेत कैसे होते थे? सीढ़ी नुमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लोग खेती कैसे करते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों की क्या विशेषता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस चीज की खेती होती है? चावल की। उपरोक्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और क्या करते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव किससे घिरा हुआ था? छोटी छोटी पहाड़ियों से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव में कौन से बाग उगाए जाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निराई कौन से महीने में की जाती है? सितंबर अक्टूबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कटाई कौन से महीने में की जाती है? नवंबर सितंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैंटामरेन किसे कहा जाता है? मछुआरे की छोटी नाव को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबी में कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं और सरसों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं? खीरा और ककड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन कौन सा है? खेती करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के किसान मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? कपास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश के परिवार में से खेतिहर मजदूरों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 40%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसानों की विविधता का मुख्य कारण क्या था? कर्ज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? मानसून या वर्षा ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि मछलियां प्रवास कर जाती हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धान की खेती संबंधित क्रियाकलाप कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का मुख्य कारण क्या है? पूरे साल रोजगार न मिलना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविका। पहला सवाल है। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें कहाँ पर बेचते हैं? बाजार में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वे स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? बाजार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 5000 से ज्यादा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में कितने महानगर स्थित है? 27। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महानगर है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहरों में कौन सा व्यवसाय पाया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहर में किस तरह की दुकानें पाई जाती है? पक्की दुकानें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? नगर निगम। अगले सवाल की चलते हैं। जिस चौक पर मजदूर लोग अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक। अगले सवाल की चलते हैं। प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं? 10 लाख से अधिक। अगले सवाल की चलते हैं। अहमदाबाद शहर के सर्वे में कितने प्रतिशत लोग सड़क पर काम करते थे? 12%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्य निधि। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर्मचारियों को भविष्य निधि कब प्राप्त होती है? सेवानिवृत्ति पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र कौन सा है? कॉल सेंटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज, बैंक और फोन जैसी सेवाओं में समस्या होने पर कहाँ जाते हैं? कॉल सेंटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? भारत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत विश्व का महत्वपूर्ण कॉल सेंटर केंद्र बन गया, इसका क्या कारण है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वयं रोजगार में लोग क्या करते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत लोग सड़कों पर काम करते हैं? 12%।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग कितने करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? तो 1 करोड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहरों में सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा? ये कौन निश्चित करेगा? नगर निगम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठेले वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार कानून में बदलाव लाकर ठेले वालों के लिए क्या क्या कर रही है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है? तो इसमें का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के क्या फायदे होते हैं? बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमारे इस पाठ का अंतिम सवाल है। नियमित और स्थायी कर्मचारी का काम कैसा होता है? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।